हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है ना। स्कोरिंग है तो अपन कर लेंगे थोड़ी ही देर में। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे बातें मैं करना चाहता हूँ। अभी एग्जाम आने वाला है ना। कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं। सब लोग अपने अलग अलग स्ट्रेस में चल रहे हैं। कई लोग पढ़ाई के स्ट्रेस में चल रहे हैं, कई लोग सिलेबस कंप्लीशन के स्ट्रेस में चल रहे हैं, कई लोग इस टेंशन में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। कई लोग इस टेंशन में है कि सर पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ठंड इतनी ज्यादा हो रखी है ना। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। और कुछ लोग बच्चों की तो सीरियस प्रॉब्लम्स भी मेरे को सुनने में आई है, जिनकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही है, साथ के साथ पढ़ाई का भी स्ट्रेस चल रहा है। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड बच्चा लोग। ठीक है, आप जिस भी प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे हैं, है ना, जो स्ट्रगल भी आप अभी स्ट्रगल पीरियड भी आप लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूं यार। तो इसमें मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि जब भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर लूज फील किए है ना, जब भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल फेस किए हैं, यही इंपॉर्टेंट एडवाइस है ना, इसी पाथ पे मैं चला हूं। वो पाथ ये है कि आप खुशी ढूंढो, है ना। आप खुश रहे, देखो खुशी अंदर से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव तभी कर पाओगे जब आप अंदर से खुश हो। अब सर अंदर से खुश कैसे रहें? अंदर से खुश रह पाओगे जब आप पॉजिटिव रह पाओगे, है ना। आपको पॉजिटिव रहना है। अब पॉजिटिव रहना है ये बोल तो हर कोई देता है, बट ऐसा सच में है? क्या कोई इंसान पूरे दिन पॉजिटिव रह सकते हैं? क्या हम भी पॉजिटिव रह सकते हैं? नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है ना। कुछ भी अवॉइड करे, किसी दोस्त ने कुछ बात बोल दी, पेरेंट्स ने कुछ बात बोल दी, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। तो क्या करें, है ना, कि नेगेटिविटी आ गई तो आके चली जानी चाहिए फटाफट। ऐसा नहीं कि उस नेगेटिविटी को आप होल्ड करके बैठे हो। तो उस नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट रहें, आप सेटिस्फाइड रहें। अभी अपनी लाइफ में आपके पास जो है बहुत कुछ है, आपके पास बहुत सारे मौके हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप ये एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने करियर के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं। कईयों के पास तो ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे देश में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यूट्यूब खोल के कोई नॉलेज आप ले सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर सकते हो। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखो। जब आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखोगे तो आप इस चीज से डरोगे नहीं, आप इस एग्जाम से डरोगे नहीं, है ना। आप जबकि खुशी खुशी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे और अपना बेस्ट दोगे, खुशी खुशी अपना बेस्ट दोगे। क्योंकि बच्चा लोग, अभी आप किसी भी पीरियड से जा रहे हो, चाहे आपके लोस चल रहे हो, है ना, चाहे नॉर्मल जिंदगी चल रही हो, कईयों की मोनोटोनस लाइफ चल रही होगी, कईयों के लोस चल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि जिंदगी में आगे जाके हाईज भी आएंगे, है ना। आगे एक बहुत ही अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आप कॉलेज में जाएंगे, एक नई लाइफ डिस्कवर करेंगे, है ना। अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देखेंगे जब आप कॉलेज में जा रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छी से अच्छी कॉलेज के लिए फाइट करो। आप अच्छी से अच्छी कॉलेज के अंदर पहुंचो, आगे जाके आप अपनी लाइफ को और बहुत ज्यादा बेहतर बनाओ, और खुद के साथ साथ आप अपनी पूरी सोसाइटी की मदद कर पाओ। ठीक है, उस काबिल बनो आप लोग। और आप बनोगे, आप करके दिखाओगे। तो अभी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुशी खुशी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, डरना नहीं है, अपना बेस्ट देना है ना। सेटिस्फाइड रहना है। जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसके अंदर आपको सेटिस्फेक्शन रखना बहुत जरूरी है। आप अभी कहीं पे भी हो, आपको ये अंदर से सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं ठीक हूं। अपने आप को कंपेयर मत करो कि यार मैं पीछे हूं वो आगे है, नहीं यार। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। सबसे पहले आपको अपने अंदर सेटिस्फाइड होना जरूरी है कि हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है और मैं बढ़िया करूंगा। बढ़िया है मेरी प्रिपरेशन, मैं एग्जाम में और अच्छा करके दिखाऊंगा। इस पॉजिटिविटी के साथ हमें पेपर देना है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये बहुत ज़रूरी है, इस एग्जाम के लिए नहीं जबकि लाइफ के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये एटीट्यूड पूरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, स्टैटिस्टिक, है ना। देखो स्टैटिस्टिक क्या होता है कि डेटा की स्टडी होती है बेसिकली, है ना। तो डेटा की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। दो मेजरमेंट आते हैं, या तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेटा सेंट्रली किस तरफ जा रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन तरीके के मेजरमेंट आता है। एक आता है मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मॉड। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, फिर हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के बारे में सीख रहे होंगे, है ना। तो पहले चलिए ये समझते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। बच्चे ने पढ़ा है मीन मतलब एवरेज। मीन को अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इज द एवरेज ऑफ
आइटम्स x1 x2 x3 अप टू xn। तो हमारे सामने अगर n आइटम्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, तो उनका एवरेज होता है कि सम ऑफ दोज आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। सपोज मेरे को 10 लोगों के मार्क्स बता दिए और बोला कि इनका एवरेज निकालो, तो मैं क्या करूंगा कि इन 10 लोगों के मार्क्स को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। 15 लोगों के मार्क्स होते तो 15 लोगों के मार्क्स को ऐड करते, डिवाइड बाय 15 कर देते हैं। कई बार हमारे सामने डेटा ना फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में दे रखा होता है, मतलब रिपीट भी कर रहा है वहां पे डेटा, है ना, कि x1 f1 टाइम रिपीट कर रहा है, x2 f2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो डेटा है, साथ के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन होता है। जैसे इस क्लास में 10 बच्चों के मार्क्स बने हैं 40 नंबर, है ना, 10 लोगों के 40 नंबर आए हैं, 5 लोगों के 70 नंबर आए हैं, है ना, इस तरीके से। तो वो जो 5 लोगों के 70 नंबर आए, तो 70 हो गया डेटा और वो 5 लोग हो गए उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जब भी डेटा ऐसे रिपीट भी कर रहा हो, तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम उस डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे, विच इज डिनोटेड एज समीशन xi fi, कि डेटा को मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे x1 अगर f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 एंड सो ऑन अप टू xn इंटू fn। ठीक है, तो वो हो गया सम ऑफ ऑल दोज डेटा। और डिवाइड हमेशा अपन कर रहे होते हैं नंबर ऑफ डेटा से ही, एंड नंबर ऑफ डेटा इस केस के अंदर नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज नंबर ऑफ डेटा, कि कितने डेटा है ना। तो हर डेटा की कुछ रिपीटेशन है कि ये वाला डेटा 5 बार आया, ये 10 बार आया, ये 15 बार आया। तो डेटा है कितने अपने पास, दैट इज सम ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। ओके, अगर हमारे सामने क्लास वाइज डेटा दे रखा है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो उसके अंदर जो हम x1 x2 x3 ले रहे होंगे वो उनके मिड पॉइंट्स ले रहे होंगे ना, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। ठीक है, जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, अगर डेटा इस तरीके से दे रखा है, 5 डेटा है, 5 को ऐड किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, वो उनका मीन हो गया। मीन को ही अपन x बार से डिनोट कर रहे होते हैं। अगर ये डेटा दे रखा है, साथ के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो डेटा को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 2 प्लस 6 into 4, है ना, कि 2 into 1, 3 into 2, 4 into 2 प्लस 6 into 4। ये हो गया सम ऑफ डेटा, कि भैया ये डेटा एक बार आया है, 3 नंबर 2 लोगों के बने हैं, है ना। सपोज 10 नंबर का पेपर है, तो 2 नंबर बने हैं एक बच्चे के, 3 नंबर बने हैं 2 बच्चे के, है ना, 4 नंबर बने हैं भी 2 बच्चे के, और 6 नंबर, है ना, 4 बच्चों के 6 नंबर आए हैं, है ना। तो ये हो गए फ्रीक्वेंसी की 6 कितनी बार आ रहा है, तो 6 4 बार आ रहा है, तो 6 into 4। तो जब अपन xi into fi करते हैं उसका समीशन, तो हमारे पास आ जाता है सम ऑफ द मार्क्स। जैसे अगर अपने को एवरेज मार्क्स निकालना है बच्चों के, तो ये हो गया सम ऑफ द मार्क्स, कि टोटल मार्क्स कितने हो गए क्लास के, डिवाइड बाय क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, कि ये एक बच्चा हो गया, यहां पे ऐसे 2 बच्चे हैं, यहां पे ऐसे 2 बच्चे हैं, यहां पे ऐसे 4 बच्चे हैं। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, दीज आर दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। कई बार हमारे सामने क्लास फॉर्मेट में दे रखा होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इस केस के अंदर जो xi होगा ना, वो इस क्लास का मिड पॉइंट हो जाएगा। जैसे 0 और 10 का मिड पॉइंट हो गया 5, 10 और 20 का मिड पॉइंट हो गया 15, 20 30 का मिड पॉइंट हो गया 25। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि इस एंड लिमिट्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे 20 to 30 का मिड पॉइंट निकालना है, तो 20 30 को ऐड किया, 50 आया, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 25 आ गया। तो ये xi हो गया, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो फिर से सेम वही फॉर्मूला है कि xi को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, 5 into 2। अच्छा, यहां पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मैं लिख देता हूं, देखो 5 into 2 प्लस यहां पे 15 into 2 प्लस 25 into 4, 25 into 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, है ना। नंबर ऑफ डेटा मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कि 2 + 2 + 4, है ना, 2 + 2 + 4। ये हमारे पास एवरेज आ गया उस क्लास का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां पे हमें यह समझना चाहिए कि एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं डेटा में कुछ चेंजेस करूं। कि अगर हर एक डेटा को मैंने k से इंक्रीज कर दिया, ऐसा समझो कि यार क्लास के कुछ कुछ मार्क्स आए हैं, टीचर ने हर बच्चे को 5 मार्क्स बोनस दे दिए, है ना। टीचर ने क्लास के हर बच्चे को 5 मार्क्स बोनस दे दिए, तो क्लास का एवरेज भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात है कि क्लास का एवरेज भी 5 से इंक्रीज हो गया। अगर टीचर ने हर एक बच्चे के 5 मार्क्स कम कर दिए, तो क्लास का एवरेज भी 5 से डिक्रीज हो जाएगा। वही अगर हर डेटा को मैं डिवाइड बाय 10 कर दूं,
है ना, या मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूं, तो उसके एवरेज पे भी उसी तरीके का फर्क आ रहा होगा। तो वही बात है कि अगर मैं xi को xi प्लस k से इंक्रीज कर दूंगा ना, वेर xi आर दी डेटा, i इज 1 2 3 4, है ना, मतलब x1 x2 x3, इन सब में मैंने k इंक्रीज कर दिया, तो x बार में भी वही हो रहा होगा कि x बार विल बी रिप्लेस्ड बाई x बार प्लस k, यही हमारे सामने एवरेज पे भी फर्क आ रहा होगा। वही बात हो गई कि अगर मैं xi को कुछ लेमडा टाइम्स xi लिख दूं, है ना, कि हर एक डेटा को डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, तो उसका एवरेज भी डबल या ट्रिपल हो जाएगा। ओके, तो x बार भी लेमडा टाइम्स x बार हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फर्क पड़ता है एवरेज के ऊपर, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें है। जैसे द मीन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x बार इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय अल्फा। इनिशियली मीन x बार था, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं अल्फा से डिवाइड कर दूं, तो अब जो एवरेज होगा वो भी अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात है। फिर उसके बाद बोला है देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 10। अब हर एक डेटा को अगर मैं 10 से इंक्रीज कर दूंगा, तो एवरेज भी तो 10 से इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर न्यू एवरेज। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते ही हमें ऑप्शन सी आंसर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब मीडियन के बारे में बात करते हैं। मीडियन मतलब मिडल डेटा होता है ना, कि बीच में जो डेटा बैठा है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी हमारे सामने कोई सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए पहले डेटा को। उसके बाद में अगर नंबर ऑफ डेटा इज ऑड, अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा है, जैसे सपोज मैंने डेटा ऐसा दे रखा है 2 5 19 25 37, सपोज दीज आर दी डेटा, मैंने आपके सामने 5 डेटा दे रखा है और मैंने पूछा मीडियन बताओ, तो मीडियन जो मिडल वाला डेटा है ना, वही मीडियन हो जाएगा। तो मिडल वाला कौन सा है? 19 है ना, 19 के आगे दो, 19 के पीछे दो, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में बैठे हैं। तो मिडल वाला डेटा दिस इज गोइंग टू बी आर मीडियन, ये हमारा मीडियन हो गया इस केस में। ठीक है, सिंपल है। तो अगर हमारे सामने ऑड नंबर ऑफ डेटा है ना, जैसे 5 डेटा है, if number of data are 5, then 5 plus 1 by 2th observation, मतलब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है that will be our median। वही चीज लिखी है कि median is value of the n plus 1 by 2th observation if we have odd number of data। वहीं पे अगर हमारे सामने नंबर ऑफ डेटा इज इवन, है ना, जैसे 6 डेटा दे रखे हैं, है ना, इसी प्रकार से कि 2 5 19 25 37 45, है ना, 6 डेटा मैंने दे दिया। अब जो मीडियन होगा, देखो मिडिल में 2 वैल्यूज आ गई, अब 19 भी है 25 भी है, तो मीडियन अब इन दोनों का एवरेज होने वाला है ना। दीज आर द मिडिल 2 टर्म्स। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा, इनका एवरेज मीडियन इज, एवरेज मतलब हो गया 19 प्लस 25 बाई 2, इनका एवरेज हमारे पास अब मीडियन होगी। सो इफ n इज इवन देन मीडियन इज द एवरेज ऑफ, है ना, द मीन ऑफ, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, कि मीन ऑफ n बाई 2th एंड n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, है ना, थर्ड एंड फोर्थ, अगर 6 डेटा है तो थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज मीडियन आ रहा है। सिंपल है, ओके। अब कई बार हमारे सामने फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा दे रखा होता है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा दे रखा होता है, तो मीडियन जब भी निकालनी होती है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। सिर्फ मीडियन के केस में ही हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की जरूरत पड़ रही होती है। ठीक है, तो अरेंज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। Median is the observation whose cumulative frequency is equal to or just greater than n by 2, where n is the sum of the frequency। ठीक है, बस ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो, आपके सामने मीडियन निकल आएगी, है ना, कि जैसे ओके। तो अगर डेटा हमारे सामने जैसे कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मेट में गिवन हो, तो हम फिर से वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे होंगे, है ना। जब भी मीडियन का सवाल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तो ध्यान नहीं रखना, वो अपन बना रहे होंगे, एंड द मीडियन क्लास हमें निकालनी होगी सबसे पहले, है ना। यहाँ पे क्लास फॉर्मेट में गिवन है, जैसे 0 to 10 10 to 20, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। मीडियन क्लास वो क्लास होगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 के इक्वल ही हो या फिर n/2 से जस्ट ज्यादा हो, है ना। वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ईदर इक्वल टू n/2 और जस्ट ग्रेटर देन n/2। फिर वो मीडियन क्लास निकालने के बाद में सिंपली हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H, है ना। यहाँ पे ये टर्म्स क्या है, वेर L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, जो मीडियन क्लास निकाली उसकी लोअर लिमिट क्या है, जैसे अगर मीडियन क्लास 30 to 40 की आई तो 30 उसकी लोअर लिमिट होगी, दैट इज L। N इज द टोटल फ्रीक्वेंसी,
f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में f की जगह अपन मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी रख रहे होंगे, और काम की बात यह है कि cf की जगह, ये cf क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी cf होगी। तो cf इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू दैट ऑफ मीडियन क्लास, है ना, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज डिनोटेड बाय cf, और h का मतलब होता है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज h। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते ही हमारे सामने मीडियन आ जाएगी। जैसे कि ये सवाल है अपने सामने, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, यहां तक 3 हो गए, 3 में 2 और ऐड किया तो 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, ये हो गए अपने पास टोटल फ्रीक्वेंसी। 8 इज द सम ऑफ ऑल दोस फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो n/2 निकालना, 8/2 हो जाएगा 4 के इक्वल। तो अब वो क्लास मीडियन क्लास होगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो 4 के ही इक्वल हो या 4 से जस्ट ज्यादा हो। तो 4 से जस्ट ज्यादा हमको मिल रही है 5, है ना, 4 से जस्ट ज्यादा अपने को मिल रही है 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में देखना कि अच्छा इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, यही हमारी मीडियन क्लास हो गई जो 4 से जस्ट ज्यादा है ना, 4 के इक्वल तो आई नहीं, तो ये हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के बाद में L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये 5 हो जाएगा अपने पास L के इक्वल। CF is the cumulative frequency of the class preceding to the median class. This is CF की median class से just पहले वाली क्लास की cumulative frequency. F is the frequency of the median class, है ना, and H is the width. Width हो जाएगा जैसे 1 to 5, इसकी width होगी 4 के इक्वल, है ना, 5 minus 1 which is 4, 5 to 9 इसकी width होगी 4 के इक्वल, है ना, तो H is the width। तो हमारे सामने मीडियन आ गई, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, L की जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस n/2 की वैल्यू तो 4 है ही, माइनस CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, है ना, तो CF इज 3 एंड फ्रीक्वेंसी की जगह पे 2 एंड H हो गया विड्थ, विड्थ इज 4। तो ये सारी चीजें अपन ने लिखी और मीडियन हमारे सामने प्रकट हो गई। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब मॉड क्या होता है, मॉड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है, दैट इज मॉड, है ना, कि मॉड इज द वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स विद ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अगर इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो उस केस के अंदर तो डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि अच्छा ये वाला डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यही मॉड हो गया। कई बार डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जा सकता है, तो उस केस में भी बहुत इजी कि जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो दैट डेटा इज मोड इन दैट केस। ठीक है, अगर हमारे सामने कंटिन्यूस सीरीज दे रखा है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। उसके लिए मॉड होएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, जहां पे L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उस क्लास को अपन मॉडल क्लास बोल देंगे कि ये मॉडल क्लास होगी। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 से ध्यान रखना मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू दैट ऑफ मॉडल क्लास, एंड F2 हो गया कि मॉडल क्लास के अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी, है ना। तो F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, एंड H इज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आया है तो इसको चलिए ज्यादा गौर नहीं फरमाते हैं इस पे। ये रिलेशन ध्यान रखना, इस रिलेशन से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं कि मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, रिमेंबर दिस रिलेशन। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, है ना, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज दे दी तो तीसरी चीज पता चल जाएगी। ठीक है, ओके, अब अपन आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, है ना, कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सबसे पहले आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, डेविएशन मतलब कितना डेविएट हो रहा है डेटा, अब किस पॉइंट के अबाउट डेविएट हो रहा है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आता है ना, कि एवरेज के अबाउट कितना डेविएटेड है डेटा, एवरेज से कितना कितना दूर है डेटा। मीन डेविएशन कैन बी अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन कैन बी अबाउट एनी गिवन नंबर। तो सबसे पहले मीन डेविएशन अपन लोग पढ़ रहे होंगे, फिर बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वेरिएंस, फिर रेंज, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं।
मीन डेविएशन अबाउट एनी नंबर ए, है ना, कि कोई नंबर मेरे को ए दे दिया, वो नंबर एक्स बार भी हो सकता है, वो नंबर मीडियन भी हो सकता है ना, कोई भी नंबर दे दिया, पूछा कि इसके अबाउट एवरेज डेविएशन क्या है, इसके अबाउट मीन डेविएशन क्या है, तो दैट विल बी सम ऑफ द डेविएशंस। मैं देखूंगा मेरा हर एक डेटा इस नंबर से कितना दूर है, डिफरेंस कितना है इस नंबर से, तो दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस ए, कि पहला वाला डेटा x1 ए से कितना दूर है, दूसरा वाला डेटा x2 ए से कितना दूर है, तीसरा वाला डेटा x3 ए से कितना दूर है, मतलब हर एक डेटा कितना डेविएट कर रहा है इस नंबर से। और ये ए नंबर क्या हो सकता है, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जाए तो ए को एक्स बार ले लेना, है ना, कि उसका एवरेज आप निकाल लेना कि देखो ये एवरेज है, अब हर एक डेटा एवरेज से कितना डिफर कर रहा है, कितना डेविएट हो रहा है एवरेज से, वो अपने को ऐड करना है। ठीक है, एक्स बार मीडियन, ये ए की जगह मीडियन भी हो सकता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछ लिया जाए, तो पहला आपका काम रहेगा कि मीडियन निकालो, है ना, पहला आपका काम रहेगा कि मीडियन निकाल ली, फिर मैं देखूंगा कि भाई पहला वाला डेटा मीडियन और पहले वाले डेटा में कितना डिफरेंस है। मॉड्यूलस का मतलब ही क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस आप पॉजिटिव में रखोगे कि पहला वाला डेटा और उसके बीच में कितना डिफरेंस है, दूसरे वाले डेटा और उस नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो उन सारे डिफरेंसेस को ऐड करोगे, उन डेविएशंस को ऐड करोगे, और डिवाइड हमेशा अपन करते हैं नंबर ऑफ डेटा से, कि कितने डेटा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। कई बार डेटा हो सकता है फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन हो, तो उनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई कर देना, है ना, कि जैसे पहला x1 डेटा है वो f1 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो पहले x1 की डेविएशन देखना कि x1 इस नंबर से इतना डेविएट हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देना उसको खुद की फ्रीक्वेंसी के साथ में, है ना, तो वो सम ऑफ डेविएशंस बाई x1 आ गया। फिर वैसे ही सम ऑफ डेविएशंस बाई x2, है ना, तो ऐसे सारी डेविएशंस को ऐड करना है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जहां पे n हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल। तो फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन वी टेक एक्स बार इन प्लेस ऑफ ए, फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वी टेक मीडियन इन प्लेस ऑफ ए, है ना, डिपेंड करता है कि किसके अबाउट मीन डेविएशन पूछा गया है। अब मीन डेविएशन भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि मीन डेविएशन भी हमें डेटा के बारे में बता रखा होता है, कि सपोज हमारे सामने दो बैट्समैन है, तो बैट्समैन ए ने कुछ रन्स बनाए, कि पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 150 रन बना लिए, तीसरे मैच में 0 रन बनाए, 3 मैचेस के रन है। और वैसे ही हमारे सामने बैट्समैन बी है, उसने पहले वाले मैच के अंदर 48 बना दिए, दूसरे वाले में 50 बनाए, तीसरे वाले के अंदर 52 रन उसने बनाए हैं। अब इन दोनों का एवरेज देखोगे ना, तो एवरेज दोनों का सेम है। पहले वाले का एवरेज देखोगे तो 0 + 150 + 0, 3 मैचेस की बात कर रही है, तीनों मैचेस में टोटल इसने 150 बनाए हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस विच इज 3, तो इसके एवरेज रन देखोगे तो 50 ही बन रहे हैं। दूसरे वाले बैट्समैन का भी एवरेज देखोगे, दूसरे वाले बैट्समैन का भी एवरेज देखा जाए तो कितना बन रहा है, इन तीनों को सम किया 48 + 50 + 52 डिवाइड बाई 3, है ना, इसका सम भी 150/3 विच विल बी इक्वल टू 50। तो 3 मैचेस में है दोनों का एवरेज सेम है, बट ऑफ कोर्स देयर बैटिंग स्टाइल इज सो मच डिफरेंट, है ना, कि इसका डेटा ज्यादा फैला हुआ है ना, स्कैटर्ड है, हाइज एंड लोज इसके ज्यादा है। तो अगर मैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करूं कि मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन से अगर मैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करता हूं कि भाई एवरेज से कितना डिफर कर रहा है डेटा, तो पहले वाले मैच में 0 बना है, एवरेज कितना है 50 है, 50 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 50 का ही डिफरेंस हो गया, प्लस दूसरे वाले मैच में उसने 150 बनाया है, एवरेज से कितना डिफरेंस है, 150 और 50 में 100 का डिफरेंस है ना, तो ये डेविएशंस में ऐड कर रहा हूं। मीन डेविएशंस मतलब एवरेज ऑफ द डेविएशंस, कि पहले वाले डेटा की डेविएशन 50 ही थी, दूसरे वाले डेटा की डेविएशन इससे 100 है, तीसरे वाले में 0 फिर से बना है, 0 और 50 के बीच में डेविएशन 50 की आ गई, तो ये हो गया सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस विच आर 3, तो अपने पास कितना मिल रहा है, हाँ जी 200/3, 200/3। तो दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर बैट्समैन ए, है ना, फॉर बैट्समैन ए। वही अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर बैट्समैन बी बोलूं, है ना, कि मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर बैट्समैन बी, ठीक है, बैट्समैन बी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो बैट्समैन बी ने पहले वाले मैच में 48 बनाया है, एवरेज से कितना डिफरेंस आ रहा है, एवरेज 50 का है, 48 उसने बनाया है, तो 48 और 50 के बीच का डिफरेंस 2 हो गया, ठीक है।
दूसरे वाले में 50 रन बनाए, एवरेज भी 50 है तो उसका डिफरेंस 0 हो गया। तीसरे वाले में 52 बनाए, एवरेज 50 है तो उसका डिफरेंस 2 हो गया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ मैचेस, तो ये हो गया 4/3। तो जैसा कि देख सकते हैं कि भाई बैट्समैन ए का डेविएशन ज्यादा है, बैट्समैन बी का डेविएशन कम है, इसका डेटा जो है कम स्कैटर्ड है। मीन के अबाउट स्कैटर्ड कम है, बैट्समैन ए का डेटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है ना, कि एवरेज इसका 50 है, किसी में 0 भी मार रहा है तो किसी में 150 भी मार रहा है। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। मीन डेविएशन इज मिनिमम अबाउट मीडियन, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना कि अगर हमने हमारे सामने कुछ डेटा दे रखा हो, बोला गया कि इसका मिनिमम मीन डेविएशन निकालो, तो मिनिमम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आएगा। तो पहले आप मीडियन निकाल लोगे, ठीक है, फिर हर एक डेटा का डेविएशन देखोगे मीडियन से, सम ऑफ डेविएशंस कर दोगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, सिंपल है। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में समझेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन सिग्मा से डिनोट कर रहे होते हैं। यहां पे दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं सिग्मा का। जो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आता है दैट इज अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, है ना। ये हमारे सामने बेसिक सा फॉर्मूला आता है कि xi माइनस एक्स बार की हर एक डेटा का एक्स बार से कितना डिफरेंस है, उसका भी क्या कर रहे हैं अपन, स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, इट्स अंडर रूट दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अगर डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दे रखा होता है तो इसी को ही अपनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो कि समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय fi, है ना, कि सपोज डेटा x1 f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डेटा x2 f2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो उसको अपनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा आर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो इस तरीके से अपन सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा फॉर्मूला बताने से पहले यहां पे मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा कि अगर मैं, है ना, सिग्मा में कुछ, अगर मैं डेटा में कुछ चेंजेस करता हूं कि xi को xi प्लस k से रिप्लेस कर देता हूं, है ना, कि अगर डेटा को मैंने किसी k से इंक्रीज कर दिया, हर एक डेटा को किसी कांस्टेंट से इंक्रीज कर दिया, तो क्या सिग्मा पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। तो देखो, अगर xi को मैं xi प्लस k से इंक्रीज कर रहा हूं तो x बार भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना बेटा, है ना, एक्स बार भी एक्स बार प्लस के से इंक्रीज हो गया। सबको अगर 5 नंबर बोनस दे दिए तो भाई एवरेज भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, तो उनका डिफरेंस तो सेम ही रहा, तो देयर इज नो चेंज इन सिग्मा, है ना, कि xi को xi प्लस के से रिप्लेस करूं तो नो चेंज इन सिग्मा। हर एक डेटा को किसी कांस्टेंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तो सिग्मा पे कोई चेंज नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर मैं xi को लैम्डा टाइम्स xi से रिप्लेस कर दूं, कि हर एक डेटा को डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, तो सिग्मा जरूर बदलेगा, है ना, तो सिग्मा पे ये चेंज पड़ेंगे कि सिग्मा भी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, है ना, सिग्मा भी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, कि हर एक डेटा को डबल कर दिया तो सिग्मा भी डबल हो गया, हर एक डेटा को ट्रिपल कर दिया तो सिग्मा भी ट्रिपल हो चुका है। ठीक है, वो अपन यहां से देख भी सकते हैं कि अगर मैं xi को सपोज 2 टाइम्स xi कर देता हूं, हर एक डेटा को डबल कर दिया, तो x बार भी तो डबल हो जाएगा ना बेटा, है ना, हर एक डेटा डबल हुआ तो उसका एवरेज भी डबल हो गया, तो xi भी डबल हुआ, x बार भी डबल हुआ, तो है ना, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 इसमें से कॉमन लोगे तो 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, समझ में आ रही है। तो सिग्मा भी डबल हो गया अगर हर एक डेटा को डबल किया है तो, है ना, हर एक डेटा को ट्रिपल किया है तो सिग्मा भी ट्रिपल हो जाएगा, हर एक डेटा को डिवाइड बाई 10 किया है तो सिग्मा भी डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ये बातें हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है वेरिएंस, है ना, वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, है ना, वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस के बारे में भी यही चीज ध्यान रखना कि अगर हर एक डेटा को मैं इंक्रीज कर रहा हूं किसी नंबर से तो सिग्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सिग्मा स्क्वायर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वेरिएंस के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस ओनली। ओके, बट हर एक डेटा को अगर मैं डबल कर देता हूं तो वेरिएंस 4 टाइम हो जाएगी, हर एक डेटा को ट्रिपल कर दिया तो वेरिएंस 9 टाइम्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि देखो वेरिएंस क्या है, इसका स्क्वायर है, तो अगर मैं हर एक डेटा को xi को लैम्डा टाइम्स xi से रिप्लेस कर देता हूं तो सिग्मा स्क्वायर भी लैम्डा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा बेटा, है ना, कि वेरिएंस भी लैम्डा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। देख पा रहे हैं, यहां पे स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड,
कि सिग्मा लेमडा टाइम्स सिग्मा से रिप्लेस हो रहा है, तो सिग्मा का जो स्क्वायर होगा वो लेमडा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगी, जैसे अगर हर एक डेटा को ट्रिपल किया है तो वेरिएंस 9 टाइम्स हो जाएगी, है ना। वेरिएंस हो गया स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर, मतलब ये बाहर जो अंडर रूट है ना, ये बाहर वाली टोपी उड़ गई, दैट इज वेरिएंस। की वेरिएंस इज एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो एक्स आई को 2 एक्स आई, एक्स बार को 2 एक्स बार से रिप्लेस करेंगे तो देखो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, है ना, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। अब ये रहा पहला फॉर्मूला सिग्मा का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है। अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली अपन वही सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। तो सिग्मा का जो दूसरा फॉर्मूला आता है दैट इज समीशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, देखो एवरेज ले रहे हैं किसका, स्क्वायर ऑफ द डेटा का, है ना, कि समीशन एक्स आई स्क्वायर मतलब हर एक डेटा को स्क्वायर कर दिया, उसको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ एक्स आई स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ द डेटा का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, है ना, एवरेज ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, कि डेटा के एवरेज का स्क्वायर मतलब एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे डेटा अगर फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो रिस्पेक्टिवली, कि समीशन एक्स आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। ये देखो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेटा हो गया, कि पहले वाले डेटा का स्क्वायर किया, उसको अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय, है ना, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर किया, उसको अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। तो ये एवरेज ऑफ एक्स आई स्क्वायर ही लिखा है ना, एवरेज ऑफ एक्स आई स्क्वायर लिखा है, माइनस अगेन सेम थिंग कि एक्स बार का स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और इस केस में एक्स बार क्या होगा बेटा, एक्स बार हो जाएगा समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा, है ना, कि भाई डेटा का जो एवरेज है तो एक्स आई इंटू एफ आई का समीशन सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा दैट इज एक्स बार। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है, पहले वाले फॉर्मूले से ही ये वाला फॉर्मूला आता है। ओके, तो वो हमने बात कर ली, है ना, कि सिग्मा पे क्या फर्क पड़ता है। द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, तो पहले 50 इवन नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे पास में, 2 4 6 8 and so on up to 100. These are first 50 even natural number. इसका अपने को वेरिएंस निकालना है, मतलब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना, कि एवरेज ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर दैट इज सिग्मा स्क्वायर। तो समीशन एक्स आई स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ द डेटा का सम, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा आर 50 माइनस एक्स बार हो जाएगा सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, है ना, विच इज 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन अप टू 100। दीज आर सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेटा माइनस एवरेज ऑफ डेटा का स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली अपन ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसी को ही अपन यूज कर रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर मुझे एक्स बार निकालना पड़ेगा, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा लेंदी चला जाता है फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला बहुत इजीली हमें आंसर दे देता है। और अब ये पूरा क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल बन चुका है। 2 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक का समेशन आप निकाल सकते हो, इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन लेना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर तक का समेशन है, उसका फॉर्मूला आ जाता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यहां से भी देखो 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50 विच इज सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो दोनों फॉर्मुलेस लगाना, आंसर मैच करना। ठीक है, वेरिएंस इज सिंपली सिग्मा स्क्वायर। रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो रेंज इज बेसिकली द मैक्सिमम डेटा माइनस द मिनिमम डेटा, कि मैक्सिमम नंबर इतने इसके वन है, मिनिमम ये है नंबर, तो दिस इज द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्लास, है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा समझ ही गए, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके 2 फॉर्मूले भी देखे थे हमने, डिवाइड बाय एक्स बार विच इज एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, एक फाइनल मैं आपके सामने फॉर्मूला रखने जा रहा हूं, क्योंकि उस टाइप का सवाल भी देखो जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है, कि हमारे सामने 2 अलग अलग डेटा दे रखे हैं जिनकी कुछ साइज दे रखे है ना। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ डेटा जिसके अंदर देखो
10 डेटा है, उनका एवरेज ये है, उनका वेरिएंस ये है। ये सेकंड ग्रुप ऑफ डेटा है जिसके अंदर n नंबर ऑफ डेटा है, उनका एवरेज ये है, उनकी वेरिएंस ये है। तो यहां पे देखो दो फॉर्मूलेज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात है x बार, है ना, x बार ऑफ दी डेटा। जैसे ये हो गया नंबर ऑफ डेटा, इसको मैं n1 बोलूं, ठीक है, ये इनका मीन हो गया, इसको x1 बार बोल दिया। ये इनकी वेरिएंस हो गई, है ना, ये सिग्मा 1 स्क्वायर बोल दिया, है ना, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला सपोज ये डेटा n2 बोल दिया गया, इसके एवरेज को अपन ने x2 बार बोल दिया, और इसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा 2 स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। तो दो फॉर्मूले यहां पे दे रहा हूं। यहां पे वैसे दूसरा वाला फॉर्मूला ही काम करेगा, बट पहला वाला फॉर्मूला भी देखो कि एवरेज, है ना, मीन ऑफ द टू ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स का जो एवरेज होगा वो क्या होने वाला है, तो n1 इंटू x1 बार, है ना, कि पहला वाला ग्रुप है उसके अंदर इतने डेटा है, उसका एवरेज इतना है, तो n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज द एवरेज ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ डेटा। अब उनके वेरिएंस क्या होने वाला है, उनकी जो कंबाइंड वेरिएंस होगी उसका फॉर्मूला ध्यान रखना कि सिग्मा स्क्वायर जो होएगा दैट इज n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये वाली टर्म तो ध्यान रखना, ये वाली टर्म तो बड़ी ही सिंपल है याद रखने को, कि भाई पहला वाला ग्रुप में n1 डेटा था जिसका वेरिएंस ये है 2 है, तो n1 इंटू 2, है ना, विच इज सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। साथ के साथ एक और टर्म आती है यहां पे कि n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर, है ना। ये एक और टर्म आने वाली है जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी कि n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना, और डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगाओगे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अगर आप और डिटेल में और ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमने मंजिल सीरीज के अंदर इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा है, कई सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो वहां से जाके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हमने रिवीजन के तौर के ऊपर सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से अपन ने कर लिए हैं। बाकी यार अच्छे से पढ़ते रहो, है ना, मस्ती से पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है, बी पॉजिटिव and give your exam. All the best for that. See you guys in the next session. Till then, this is your maths teacher Kundan Markar signing off. Tata, bye bye, have a great day.